गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है चहमान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ या चहमान की उपलब्धियां। इससे पिछले वीडियो में हमने संगम युग हर्षवर्धन कालीन समाज की दशा, सम्राट हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसके अलावा हवेंग सांग द्वारा छोड़ा गया भारत यात्रा का जो विवरण है जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में प्रदान कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम चहमान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज चहमान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विग्रहराज चहमान जो कि चहमान वंश का प्रमुख शासक हुआ, जिसने 1151 से 1166 ईस्वी तक शासन किया था। विग्रहराज चहमान के पिता का नाम अर्णोराज था। विग्रहराज चहमान के पिता का नाम अर्णोराज था। कुमारपाल चालुक्य के हाथों पराजित होने के पश्चात अर्णोराज के बड़े पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो अर्णोराज व चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल चालुक्य के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत अर्णोराज युद्ध में पराजित होता है और उसे कुमारपाल चालुक्य के साथ एक संधि करनी पड़ती है। इस संधि के अनुसार अर्णोराज को अपनी पुत्री का विवाह प्रौढ़ कुमारपाल चालुक्य से करना पड़ता है, जिससे नाराज होकर जगदेव जो कि अर्णोराज का बड़ा पुत्र था वह अपने पिता की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। किंतु कुछ समय पश्चात विग्रहराज चहमान ने, जो कि जगदेव का छोटा भाई था, उसने जगदेव की हत्या कर दी और फिर शासन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। विग्रहराज चहमान को बिसल देव भी कहा जाता है। गद्दी पर बैठते समय विग्रहराज चहमान ने सर्वप्रथम अपने पिता की पराजय का बदला लिया और उसने साम्राज्य विस्तार हेतु अनेक सैनिक अभियान किए थे। तो आइए अब हम देखते हैं विग्रहराज चहमान की प्रमुख उपलब्धियां, उसकी विजय अर्थात सफलताएं क्या क्या रही थी। तो विग्रहराज चहमान जो कि चहमान वंश का प्रतापी सम्राट हुआ था, जिसने अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया था। सर्वप्रथम उसने चालुक्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात विग्रहराज चहमान ने भंडारकों पर विजय प्राप्त की, दिल्ली पर विजय प्राप्त की। इसके साथ साथ मुसलमानों से भी उसे रक्षात्मक युद्ध लड़ना पड़ा था। हांसी क्षेत्र पर भी विग्रहराज चहमान ने अपना अधिकार स्थापित किया था। तो आइए अब हम विग्रहराज चहमान की उपलब्धियों की जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त करते हैं। सबसे प्रथम है चालुक्य क्षेत्र की विजय। चालुक्य नरेश
कुमारपाल ने विग्रहराज चहमान के पिता अर्णोराज को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। अतः विग्रहराज चहमान ने इसका बदला लेने का निश्चय कर लिया था। उसने चालुक्य क्षेत्र में आगे बढ़कर सज्जन नाम के एक सामंत को युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। वह सज्जन कौन था, इस पर विवादास्पद प्रश्न ये रहा है, परंतु ऐसा माना जाता है कि जो सज्जन नाम का व्यक्ति था कुमारपाल चालुक्य का ही एक सामंत रहा होगा। इसके बाद विग्रहराज चहमान ने आगे बढ़कर जालोर में कुंतपाल को पराजित किया। जालोर में कुंतपाल को पराजित किया और उसके नगर को उसने जला डाला। बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है कि विग्रहराज चहमान ने नाडोल के कुंतपाल को हराया था और नाडोल को सरकंडे के खेत में परिणत कर दिया था। जालोर को ज्वालाओं का नगर बनाया और पाली को एक तुच्छ ग्राम बना दिया। इन सभी स्थानों के अधिकारी जो थे जो विग्रहराज, इन सभी स्थानों के जो अधिकारी थे वो चालुक्यों के ही सामंत थे। इन स्थानों की विजय से विग्रहराज चहमान की जो वीरता की दाग थी अब स्थापित हो गई थी। कुमारपाल चालुक्य अब विग्रहराज चहमान से भयभीत रहने लगा था। उसे अपने राज्य की रक्षा की अब चिंता होने लगी। कुमारपाल चालुक्य ने इन पराजयों की बदला लेने के लिए उसने नाडोल का घेरा डाला, किंतु विग्रहराज चहमान ने कुमारपाल के इस अभियान को असफल कर दिया था। जालोर, पाली, नाडोल अब विग्रहराज चहमान के प्रभुत्व में आ गए थे। इन सैनिक अभियानों में विग्रहराज को लूट में काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त भी हुई थी और मेवाड़ के अधिकांश राज्यों को उसने अपने राज्य में भी मिला लिया था। तो इस प्रकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने स्पष्ट किया कि विग्रहराज चहमान ने चालुक्य नरेश कुमारपाल से पाली, जालोर और नागौर के प्रदेश छीन लिए थे और कुमारपाल को युद्ध में नीचा दिखाया था। उसने अपने प्रबल शत्रु सज्जन को भी परास्त किया था, जो कि कुमारपाल चालुक्य का ही एक सामंत रहा था। इस प्रकार गद्दी पर बैठते ही विग्रहराज चहमान ने चालुक्य क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। इन क्षेत्रों में पाली, जालोर, नागौर आदि मुख्य थे। नंबर 2 पर है भंडारकों पर विजय। नंबर 2 है भंडारकों पर विजय। तो बिजोलिया शिलालेख में काव्यात्मक शैली में भंडारकों का विवरण दिया गया है। राजशेखर भंडारकों के साथ साथ मेरू और टक देशों की जातियों का भी वर्णन देता है, जो अपभ्रंश बोलती थी। मेरू प्रदेश का समीकरण संभवतः थार रेगिस्तान प्रदेश से किया जा सकता है। टक का जो अर्थ है दक्षिण पूर्वी पंजाब से है। संभवतः जो भंडारक थे इसके आसपास निवास करते थे। डॉक्टर दशरथनाथ शर्मा के अनुसार ये शेखावटी के उत्तरवर्ती प्रदेश अर्थात आधुनिक गुड़गांव जिला, अलवर राज्य का कुछ भाग तथा हिसार जिले की भिवानी तहसील क्षेत्र के ये रहने वाले थे, जो अब अहिरवाटी के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चहमान ने इन भंडारकों पर विजय प्राप्त की। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ का ये कहना है
कि विग्रहराज चहमान ने बंडाणकों को पराजित किया था। संभवतः उत्तरी शेखावटी से मिले हुए प्रदेश में ये लोग रहते थे और इनका जो शासक है बंडाणकों का वह अहीर माना जाता है। बंडाणकों का जो शासक है अहीर माना जाता है। नंबर 3 पर है दिल्ली विजय। विग्रहराज चहमान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विजय रही है वह है दिल्ली क्षेत्र की विजय। दिल्ली में उस समय तोमरों का राज्य था। दिल्ली में उस समय तोमरों का राज्य था। उनकी शक्ति का निरंतर पतन हो रहा था। वे मुसलमानों, गहड़वालों व चौहानों के निरंतर आक्रमण से काफ़ी परेशान रहते थे। उन्हें दयनीय अवस्था में पाकर ही विग्रहराज चहमान ने उन पर आक्रमण किया होगा और उस पर अपना एकाधिकार स्थापित भी किया। विग्रहराज चहमान की इस विजय से समस्त उत्तरी भारत के सार्वभौमी सम्राटों के रूप में उसे लाकर खड़ा कर दिया था। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ मालवीय का कहना भी है कि चौहानों के लिए दिल्ली की विजय काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अब उनकी अखिल भारतीय शक्तियों में गिनती होने लगी थी। साथ ही उनके कंधे पर अब भारत की रक्षा का भार भी था, क्योंकि वे मध्य देश के द्वार पर थे। विग्रहराज चहमान ने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया था। नेक्स्ट है झांसी की विजय। दिल्ली के पश्चात झांसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। तो विग्रहराज चहमान ने झांसी भी जो समय तोमरों के अधीन था। विग्रहराज चहमान के समय झांसी जो कि तोमरों के ही अधीन था। तोमरों ने झांसी को गजनी के मुसलमानों से अधिकृत किया था। दिल्ली विजय के पश्चात विग्रहराज चहमान ने झांसी क्षेत्र पर भी आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया था। दिल्ली और झांसी पर विजय करने के पश्चात विग्रहराज चहमान ने वहाँ का जो प्रशासन था वह तोमरों के हाथों में ही रहने दिया था। नेक्स्ट है मुसलमानों से युद्ध, जो कि उसकी रक्षात्मक नीति का परिचायक था। तो विग्रहराज चहमान को अपने शासनकाल में मुसलमानों से भी युद्ध लड़ना पड़ा था। मुसलमानों से जो प्रथम युद्ध था उसका रक्षात्मक था। जब मुसलमानों की सेना उसके राज्य के निकट बवेरा तक आ पहुंची थी तो उसे युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मलेच्छों के हाथों हिंदू देवालय धराशायी हो, ब्राह्मणों का वध किया जाए। मुसलमानों के विरुद्ध दूसरा जो आक्रमण है विग्रहराज चहमान की आक्रामक नीति का परिचायक था। तो इस प्रकार विग्रहराज चहमान ने मुसलमानों से भी युद्ध लड़ा था और अधिकांश हिंदू प्रदेशों को गजनी के मुसलमानों से मुक्त करने में विग्रहराज चहमान सफल भी रहा था। राज्य विस्तार। तो डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कहना है कि विग्रहराज चतुर्थ का जो राज्य है शिवलिक प्रदेश से लेकर विग्रहराज चतुर्थ का जो साम्राज्य है शिवलिक प्रदेश से लेकर उदयपुर तक विस्तृत था। शिवलिक प्रदेश से लेकर उदयपुर तक विस्तृत था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते भी हैं कि विग्रहराज के राज्य की जो सीमा थी शिवलिक पहाड़ी, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश तक प्रसारित थी। शिलालेखों के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ भाग भी विग्रहराज चहमान के अधिकार में रहे थे। तो आइए अब हम देखते हैं विग्रहराज चहमान की उपलब्धियों का मूल्यांकन। सबसे प्रथम है महान विजेता और संस्कृति का पोषक था।
विग्रहराज चौहान विद्यानुरागी भी था, स्थापत्य प्रेमी था, स्वयं भी एक साहित्यकार था और साल ही इनके उसने अनेक कार्य करवाए थे। विग्रहराज चौहान एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। सबसे पहला है महान विजेता और संस्कृति का पोषक था विग्रहराज चौहान। तो विग्रहराज चतुर्थ एक महान विजेता, युद्ध क्षेत्र का सूरमा था। वह मात्र विजेता और तलवार का ही धनी नहीं था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति का प्रबल पोषक भी था। उसने चालुक्यों, तोमरों और तुर्कों को पराजित कर अपने पराक्रम और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। नंबर 2 है विद्यानुरागी। नंबर 2 है विद्यानुरागी। तो विग्रहराज चौहान एक विद्यानुरागी सम्राट था। वह कविता के मर्म को जानने वाला भावुक सम्राट तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वह एक कवि बांधव था और उसके बाद इस शब्द की सार्थकता प्राय समाप्त हो गई थी। उसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक, जो कि अपने समय का एक ऐतिहासिक नाटक है, उसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। उसने स्वयं विग्रहराज चौहान ने स्वयं हरिकेली नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चौहान ने स्वयं हरिकेली एक नाटक की रचना भी की थी। नंबर 3 पर है स्थापत्य प्रेमी। तो विग्रहराज चौहान ने उच्च कोटि के भवनों का निर्माण करवाया था। इसका जो प्रमुख उदाहरण है, अजमेर में उसके द्वारा निर्माण कराया गया एक विद्यालय का भवन है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त कराकर उसी मलबे से उस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि इतिहास में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से प्रसिद्ध है। चौहान प्रशस्ति उसके काल की एक उच्च कोटि की कविता है, जो 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद के अवशेषों पर आज भी देखी जा सकती है। इस मस्जिद की प्रशंसा करते हुए टोड ने लिखा भी है कि यह हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम एवं पूर्ण परिष्कृत स्मारक है। यह हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम एवं पूर्ण परिष्कृत एक स्मारक है। कनिंघम महोदय ने भी इसकी प्रशंसा की है। विग्रहराज चौहान ने अजमेर में बिसलसर नामक एक नगर भी बसाया था, जिसकी जो परिधि थी 2.5 मील थी। उसने इस नगर के चारों ओर अनेक राजप्रसादों और मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है साहित्य का। सोमदेव उसको महान विजेता तथा अपने समय का अत्यधिक विद्वान शासक मानते हैं। वह स्वयं भी एक अच्छा साहित्यकार था, जिसकी पुष्टि विग्रहराज द्वारा रचित हरिकेली नाटक से हो जाती है। किलहार महोदय ने इस नाटिका और उसके कवित्व की अत्यधिक प्रशंसा भी की है। नेक्स्ट है धर्म सहिष्णु सम्राट। तो हरिकेली नाटिका और पृथ्वीराज विजय जैनक के अनुसार लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय विग्रहराज चतुर्थ शिव धर्म को मानने वाला था, लेकिन अन्य सभी धर्मों का भी समान रूप से वह आदर किया करता था। तो डॉक्टर दशरथनाथ शर्मा ने लिखा कि विग्रहराज चौहान के शासन को सपाद लक्ष्य साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाना चाहिए। विमल चंद्र पांडे का कहना है कि विग्रहराज चौहान अपने समय का प्रतापी और महान सम्राट था।
उसने एक सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने चाहमान वंश को अभूतपूर्व महत्ता प्रदान की। इस प्रकार विग्रहराज ने अपने अनेक गुणों के कारण ही उसे महान राजाओं में गिना जाता है। उसका जो शासनकाल था सपाल दक्ष का स्वर्ण युग था। इस प्रकार अजमेर का प्रमुख शासक विग्रहराज चाहमान एक प्रतापी और महान सम्राट था। वह महान विजेता और संस्कृति का पोषक रहा, विद्यानुरागी सम्राट था, स्थापत्य प्रेमी सम्राट था, स्वयं भी एक साहित्यकार था। इसके अलावा उसने सार्वजनिक कार्य भी करवाए थे। उसके युग की एक अन्य जो कृति थी बीसलसर झील है, जो कि लगभग 2.5 मील की परिधि में फैली हुई है। संभवतः किसी समय इसके चारों ओर मंदिर और प्रतिमाएं रही होंगी। विग्रहराज चाहमान ने अनेक नगरों का निर्माण भी करवाया था, जो कि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने अनेक दुर्गों का निर्माण भी करवाया ताकि मलेच्छों से युद्ध के समय काम आ सके। इस प्रकार विग्रह चाहमान ने सार्वजनिक कार्य भी करवाए थे, जिनमें अनेक नगरों का और दुर्गों का निर्माण शामिल है। तो इस प्रकार चाहमान वंश का विग्रहराज चाहमान एक प्रतापी महान सम्राट हुए थे, जिसके समय में चाहमान वंश की प्रतिष्ठा और गौरव अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा विग्रहराज चाहमान, उसकी उपलब्धियां व उसका मूल्यांकन यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।